जतना रउआ सब महिला बानी जा तो रउआ घर के सवांग बहरी चल गइल बा तो रउआ में दिक्कत होता। साल भर में एक बार घर के सवांग आवता, कोई छठ में आई, कोई ईद में आई। साल में 20 दिन से ज्यादा भेंट रउआ नहीं के होके के। लड़का बीमार हो जाता तो रउआ अपना दौड़े के बाद अगर वो आदमी हो जा रहा और घर के सवांग बीमार पड़ गए जा रहा छटपटा कर रहा जब कुछ ना कर सकीला बा ना। दुर्घटना हो जाता। अभी देखी पुल टूट गए हो जा गुजरात में 150-200 आदमी मरल बांड में छठ के घाट रहे। अब देखी भगवान का मर्जी बा कितना आदमी में बिहार के बांड कोई जानत नहीं खे। तो बदले के चाहिए कि ना चाहिए ना, बदले के चाहिए ना। तो यही खातिर निकलल बानी, हाथ गोड़ जोड़त तानी के भाई देखो अब की हाली गलती मत करो। आपन और अपन लइकन के चेहरा के देख के वोट दी। वोट ओकरा के पड़े के चाहिए जो लइकन खातिर स्कूल बनवावे, एजा रोजगार दे और घर बनवावे, भ्रष्टाचार खत्म करो। वोट ओकरा के में पड़े के चाहिए। देखो बहुत सज्जन किसान बढ़िया 2-4 दिन पहले बतैलन कि भैया का कही, पहले 2-4-5 बरिस खेती होत रहे तो 10 कट्ठा जमीन आदमी पेट काट के खरीद लेते रहे। अब 5 बरिस खेती होता तो 10 कट्ठा जमीन बेचा जाता। कोई बीमार पड़ गई, बेटी के बियाह लग गई तो खेत बेचा जाए के बाबा ना बात काहे ना बेचाई। लोग 277 के यूरिया खरीदता नहीं 800 में, 500 का डीएपी खरीद रहे हैं 1800 में और 2000 का धान बेच रहे हैं 1200-1300 में। तो आपका खेत नहीं बेचाएगा तो क्या होगा बताइए। जब कोई एक आदमी बाद 2000 में धान बेचले होके। हम पंजाब में काम कैले बानी 2 बरिस, अगर समर्थन मूल्य से 1 रुपया धान ना गेहूं के दाम कम हो जाए तो सरकार के अगले दिन इस्तीफा दे देवे पड़ी। इतना आदमी आग लगा दियो। 2000 के धान रवा 1200 में बेचतनी, 1300 में बेचतनी तो और गरीबी कैसे दूर होई। हमने के भात दाल चोखा खा के सुतल बनी जा रवा। देखनी कि दिल्ली में कृषि कानून आई, पंजाब का किसान जाकर दिल्ली घेर लिया। 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1.5 बरस तक घेरे रखा। जब तक मोदी जी कानून वापस नहीं लिए तब तक घेरे रखा है। घेर रहा है भाई। तो पंजाब का किसान साल में कमाता है 2.25 लाख रुपया औसतन। अब बिहार का किसान औसतन कमाता है 45,000 रुपया। तो 2.25 लाख वाला किसान अपना हक के लड़ाई खातिर दिल्ली को घेरे हुए था। हमने के 45,000 रुपया कमाए वाला किसान बिहार के नीतीश कुमार 10 साल से 1 रुपया नहीं सरकारी मूल्य पर खरीद कर रहे तो वो खा के सुतल बनी जा तो कैसे सुधरी। आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। विकास के ज्यादातर मानकों पर हम लोग 28वें नंबर पर हैं। कितनी सरकारें आई और कितनी सरकार चली गई, फिर भी स्थिति है कि नीचे सुधर नहीं रही है। पहले आपने हमने कांग्रेस को वोट किया, फिर लालू जी का सामाजिक न्याय हुआ, फिर नीतीश कुमार का आर्थिक विकास भी हो रहा है। मोदी जी को भी वोट दिया गया, फिर भी स्थिति सुधर नहीं रही है। इसलिए यहाँ लौटकर दल नहीं बनाए हैं, वोट मांगने नहीं आए हैं। ये समाज को समझने आए हैं, समाज को समझाने आए हैं कि भैया कोई नेता कोई दल हमको आपको सुधार नहीं सकता है। जब तक जनता नहीं जगेगी आप प्रयास नहीं करेंगे। 0 से चल के 5 हुए, 5 से चल के 15-20 हुए हैं तो 20 को 40 करना ज्यादा आसान है। तो आप ये तय मानकर चलिए कि 12 तारीख जब हम लोग बैठेंगे तो आगे की रूपरेखा भी उसमें होगी और बहुत मजबूती से जो बिहार में न देखा हो, किसी दल ने जो प्रयास न किया हो, उतने बड़े स्तर पर पदयात्रा के बाद का प्रयास शुरू होगा। आप ये मत समझिए कि पदयात्रा हो गया। बहुत लोग आज हमको कह रहा है जो मेरा शुभचिंतक है, भैया पदयात्रा में तो बड़ा हवा बन गया है लेकिन इसके बाद कैसे चलेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम उसका प्रारूप भी आपसे साझा करेंगे। जितनी ताकत हम जब पदयात्रा से पहले लगाए हुए थे उससे ज्यादा ताकत पदयात्रा में लगाए हैं। जो पदयात्रा में कर रहे हैं इससे समझिए कि 5 गुना ताकत और आगे के कार्यक्रम में आपके माध्यम से लगाएंगे। अभी हम अकेले आए हैं 100 लोगों के साथ, 100 लोगों को जिला में जानते थे तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आप समझिए कि 4000 आदमी हो जाएगा और उसको एक संरचना दे दी जाएगी, व्यवस्था बना दी जाएगी तो आप लोगों के सहयोग से कितना घर घर बात एकदम आग लग जाएगा। चिंता मत कीजिए, एकदम विजय निश्चित है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि विजय सही लोगों के साथ हो ताकि हम लोग सही में जिस चीज को लेकर चले हैं कि नहीं बिहार में व्यवस्था बदलेगी, उस संकल्प को साकार कर सकें। चुनाव की रणनीति किसको कितना वोट है उसका चिंता मत कीजिए, खुशी को छोड़ेंगे नहीं, खुशी को नहीं बचना है। आपसे बड़ा ताकत वाला कोई नहीं दिखेगा। साल भर को समय दीजिए।
एक महीना में इतना बड़ा भूचाल खड़ा होकर आपने देखा है कभी? जीरो से हम लोगों ने शुरू किया है, दल भी नहीं बनाए, घरे घरे चर्चा हो रही है ना भाई। आप साल भर देखिए, आपके प्रयास से बहुत बड़ा अभियान खड़ा हो। बिहार में जिन लोगों ने भी सत्ता चलाया, कांग्रेस हो कि लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, सब लोग को हम लोग जिताकर देख लिए। लेकिन आज भी जो लोग जिसने भी जो काम किया या करने का दावा करता है, उसको मान लीजिए कि उन्होंने वो काम किया, मान लीजिए कि लालू जी ने सामाजिक न्याय कर दिया, मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास कर दिया, तब भी जो स्थिति है वो तो आपके हमारे सामने ही है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार इसी राज्य बिहार में रहते हैं। तो मैंने देखा कि भाई जिस मिट्टी में जन्मे, जिस मिट्टी में पले बढ़े, अगर यहाँ के लोगों के लिए कुछ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, किसकी हिम्मत पड़ेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि इस मिट्टी का जो कर्ज है, उस कर्ज को वापस अदा करने के लिए लौटे, कि हमारे रहते हुए कम से कम यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए एक सार्थक सकारात्मक प्रयास किया जाए। जो ओडीएफ हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, हर परिवार को 12,000 रुपए शौचालय के लिए मिलने थे, शौचालय बनना था। अब मैं जितने गांव से निकला हूं, अभी तक कोई गांव ऐसा नहीं मिला है जहां बिना आप नाक पर गमछा बांधे गांव से निकल जाइए। आप लोग भी रोज गांव देहात में घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, दोनों ओर खुले में शौच पड़ा हुआ है। जब आप लोगों से पूछते हैं कि भाई शौचालय बना कि नहीं बना, ऐसा तो नहीं कि बन गया लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादातर केसेस में लोग आपको बताएंगे कि शौचालय बने ही नहीं है। अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर उसमें पैसा लिया है। चंपारण के विषय में तो जो लोग बता रहे हैं, मैं विश्वसनीय तौर पे कह सकता हूं, क्योंकि हजारों लोगों ने अभी तक मुझे ये बताया कि 2,000 से 6,000 रुपए तक एडवांस में अधिकारियों ने पैसे लिए और उसके आधार पर 12,000 रुपए आपको रिलीज कर दिया गया। ना पैसा लेने वाले ने सोचा कि शौचालय बनेगा कि नहीं, यूज करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जब ओडीएफ का दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ तो जिलाधिकारी हो, बीडीओ हो, जो लोग भी उसमें उसके लिए जिम्मेवार थे, उन्होंने पंचायत में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उनको साथ में बैठाकर या दबाव देकर, क्योंकि अलग अलग वर्जन है, आप मुखिया जी लोग से पूछिएगा तो उन्होंने वो ये आपको बता रहे हैं कि भाई हमको जिलाधिकारी और अफसरों के दबाव में हमको ओडीएफ का सर्टिफिकेट साइन करना पड़ा। भाई गलती चाहे जिसकी हो, जो लोग उसमें शामिल थे गलती तो उन्हीं की है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं चाहे अफसर हैं। ओडीएफ सर्टिफिकेशन जब हो गया, जब ओडीएफ सर्टिफिकेशन हो गया और उस गांव में शौचालय बने नहीं है और खुले में सब लोग शौच कर रहे हैं, तो किसी पर तो जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए। और जिसके कार्यकाल में, जिस बीडीओ के कार्यकाल में, जिस पंचायत अफसर के कार्यकाल में, जिस जिलाधिकारी के कार्यकाल में ओडीएफ सर्टिफिकेट किसी गांव का जारी किया गया है और वहां ओडीएफ नहीं हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ये पैसा बटा कैसे है? बिना जिलाधिकारी के जाने हुए, बिना बीडीओ पंचायत अफसर के जाने हुए तो नहीं हुआ है। और कोई एक दो घटना नहीं है, हजारों की संख्या में शौचालयों में सिर्फ लोग ये बता रहे हैं कि बाद में वो जो भ्रष्टाचार का जो उसमें प्रोपोर्शन था, पहले 6,000 रुपए मांगते थे लोग, बाद में जब बंदरबाट हुआ है तो 2,000 रुपए लेकर भी शौचालयों का पैसा रिलीज किया गया है सिर्फ कागज पे। आप लोग को मेरे से ज्यादा इसकी जानकारी। अभी देखिए नवलपुर बेतिया के रोड के हालत, जे 5 किलोमीटर चल देते हमारे खांसी रुकते नहीं के सुबह से, हम तो एक दिन चलता नहीं, समझी कि गांव के आदमी हो जा कैसे जिया ताड़ा बतावत नहीं। अरे हम रुकल रही तो कहत के भैया 20% आदमी के टीबी हो गए, आदमी कहता नहीं कि धूल इतना पड़ता कि टीबी हो गया, वही रोडवा पर चल के आवता नहीं, इतना में धूल बा। अब 15 बरिस से बा काहे बा, लोग बतावल कि जोगा पट्टी में नीतीश कुमार आए जूता चप्पल उछाल दिला उनका मंच पर, वही गुस्सा में वो आदमी रोडवे नहीं बनने दे रहा है। बताइए वाला, इधर राजतंत्र से भी बुरा हालत है कि आप कोई जूता चप्पल चला दलस, क्या कैलस ना कैलस कोई जानत नहीं है। अब 32 किलोमीटर के रोड, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख आदमी परेशान बना। अब 15 बरस से रोड नहीं बन रहा है इसलिए कि नीतीश कुमार के सभा में कोई जूता चला दे लेगा। इस जाति के जहर से बाहर निकलिए, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है।
चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमनी के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए, आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सबके लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं, रोवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है, खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे बाहर निकलिए और पूरा ये विश्वास रखिए कि हम लोग बिहार में इतनी नौकरी पैदा कर देंगे कि आरक्षण वाले को भी मिले और गैर आरक्षण वाले को भी मिले, दोनों के लिए नौकरी होना चाहिए। जब नौकरी है नहीं है तो जो आरक्षण वाला है बेचारा उसको भी नहीं मिल रहा है, और जिसको आरक्षण नहीं है वो भी भाग रहा है। तो आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए। अगर बिहार में नौकरी होगी तभी ना किसी को फायदा होगा। अभी तो नौकरियां नहीं है, और नहीं है तो जो 2 गो 4 गो है उसी में आपस में लड़ा दिया और कहता है हमको वोट दे दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे, फिर आप उसका बंधुआ मजदूर बन के उसी को वोट दिए जा रहे हैं। वो स्थिति बदलनी चाहिए। बड़ा केक बनेगा तो सबका हिस्सा बड़ा होगा। और जो लोग भी आगे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपसे पीछे छूट गया, अगर जन सुराज में रहना है, जन सुराज के आप नायक हैं, तो आप अपने साथ जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का जज्बा पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई से बाहर निकलिए। इसी सोच ने हम लोग को इस गुर्बत, इस बदहाली में डाला है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तभी हमारे और हमारे बच्चों का भला हो सकता है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बातों को सीखिए, अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। इस विकल्प, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। जो आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, बिहार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए, अपना भला कीजिए और इस राज्य को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लेकर जाइए। आदमी आलू उपजावत तो पता चलता कि 10 किलोमीटर में कोनो कोल्ड स्टोरेज है नहीं के, आ कोल्ड स्टोरेज जहां बा तो सब नेते लोग के बा, विधायक के या मंत्री के। रउआ आलू उपजई नहीं तो रउआ मिलल 3 रुपया, आ कोल्ड स्टोरेज वाला लेता 5 रुपया। तो हर पंचायत में जहां लोग सब्जी उगा रहा बा, अगर शीतगृह के कोल्ड स्टोरेज के व्यवस्था हो जाए तो रउआ समझी रउआ कितना फायदा हो जाए। तो यह किसान बतौलन कि भैया हमने के सब्जी बहुत उगावत नहीं जा, हल्दी का पूरा एरिया है मझौलिया सुगौली, खाली रवा मंडी के व्यवस्था अगर करा दी आ शीत गृह हो जाओ तो हमने के कोई से टक्कर ले सकीला जा, इतना हमने के उपजावत नहीं जाएगा। हर पंचायत में बिहार की संभावना बा, कुछ न कुछ कइल जा सकेला। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि हर पंचायत का 10 साल का विकास का एक योजना बनाया जाए, ताकि जब पदयात्रा खत्म होके तो ओकरा के जारी करब। दल के बात नहीं के रउआ देख सकब ओमे कि रउआ पंचायत खातिर कहनी कि रउआ पंचायत की याद रखब, रउआ पंचायत के जारी करब कि देखिए 4 गो समस्या बा, 3 गो चीज और एक अलावा कल जाई तो रउआ पंचायत में 2000 रोजगार हो जाई, किसान के इनकम बढ़ जाई, हई एगो उद्योग लगावल जाई तो हो जाई। योजना निचले स्तर पर बनवा रहे हैं। पश्चिम चंपारण में हम लोग के 50 दिन का जो अनुभव रहा, जो समझ में आई बात जो लोगों ने बताया, करीब 1,25,000 लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग सरकारों ने पिछले 30 साल में जमीन का पट्टा दिया है। ये बताया गया है कि जमीन ये आपको, चाहे वो सरकारी हो या लैंड सीलिंग से निकाली हुई जमीन हो
या भूदान वाली जमीन हो, अलग अलग कैटेगरी की जमीन, लेकिन 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन का पट्टा दिया गया है, लेकिन उसमें करीब करीब 90% लोग ऐसे हैं जिनको जमीन का अधिकार आज तक नहीं मिला है। तो ये भी एक पश्चिम चंपारण को लेकर बिल्कुल यूनिक समस्या है कि इतने बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण या जमीनों को चिन्हित किया गया, सो कॉल्ड गरीब या भूमिहीन लोगों को उसका पट्टा, उसका कागज दिया गया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही या मिली भगत की वजह से जमीन जिनको पट्टे दिए गए वो आज तक उनको जमीन का अधिकार नहीं मिला है। ये एक बड़ी समस्या समझ में आई। इस पदयात्रा के रूहे रवां, मीरे कारवां और युवा शक्ति के प्रतीक बिहार का वह उगता हुआ आफताब जिसका नाम प्रशांत किशोर के रूप में हम जानते हैं, हम बार बार इनके सामने बोलने से पहले इकबाल का वो शेर मुझे याद आता है कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, वह जहां भी जाएगा और रोशनी फैलाएगा। यह व्यक्ति 2 अक्टूबर 2022 को गांधी की कर्मभूमि विद्यालय में आए और एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक अज़्म, मजबूत इरादे के साथ ये संकल्प किया कि बिहार की व्यवस्था को जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। किसी ना किसी एक व्यक्ति को आगे निकलना होगा, आगे चलना होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर 2022 को जब यह अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत दृढ़ संकल्प के साथ, मजबूत इरादे के साथ निकला तो चंपारण पूर्ण रूप से इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हो गया। और चंपारण ने यह साबित किया कि गांधी की यह कर्मभूमि, वाल्मीकि का यह तपोभूमि जो आवाज देता है ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, उसके साथ चंपारण के लोग खड़े हो जाते हैं और ये लोगों ने कर दिखाया। आज ये चंपारण से पूर्वी चंपारण के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी इन्होंने मुझे दी है, आपको दी है, जिस चिराग को जलाया है, इस चिराग को हमें जलने देना है और जलाने के लिए उसमें तेल और पानी की व्यवस्था करना होगा। तभी यह आंदोलन और यह क्रांति जो यहां से स्टार्ट हुआ है वह क्रांति अपने अंतिम मंजिल तक पहुंचेगी। जब जब भी क्रांतियां होती हैं, इनकलाब पैदा होते हैं, उस वक्त कोई ना कोई सूफी संत व्यक्ति आता है और उसका नेतृत्व करता है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि 1974 में अगर जयप्रकाश बाबू आए, 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी आए, तो 2022 में उसके प्रतिरूप के रूप में एक युवा शक्ति, एक बागेदहल आदमी और मजबूत इरादे के आदमी जिसका नाम प्रशांत किशोर है, वो पहुंचे हैं चंपारण में और इस क्रांति का बिल्कुल उन्होंने फूंका है। जब जब क्रांति होती है तो नया व्यवस्था बदलता है। आपने देखा होगा 1974 में क्रांति जब हुआ तो लिखा है जेपी ने कि मैं 78 वर्ष का आयु का था, लेकिन लोगों का जब समर्थन मिला तो मैं 20 साल का जुआ बन गया था। और 1977 के आम चुनाव में रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी से मजबूत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को एक कमजोर से कमजोर आदमी जयनारायण जी जाते हैं और 2,77,000 वोट से चुनाव हरा देते हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक है। और एक गाना चलता है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। यह शक्ति लोकतंत्र के अंदर है, यह ताकत लोकतंत्र के अंदर है, यह ताकत आपके अंदर है, जिसको बताने के लिए प्रशांत किशोर जी चंपारण की धरती पर आए हैं। भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान का निर्माण किया था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। तो यह शक्ति, यह ताकत भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त है आपको कि झोंपड़ी में रहने वाला एक गरीब का बेटा हो, महल में रहने वाला एक राजा हो, दोनों को समान अधिकार मिला है। और आप जब बटन दबाते हैं तो आपको सोच कर जगाना हो, दबाना होगा कि बिहार का भला कौन कर सकता है, बिहार की तरक्की कौन कर सकता है, हमारे रास्ते को प्रकाशमय कौन कर सकता है। ये ताकत गांधी ने, नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आजाद ने भारत के संविधान के माध्यम से भारतवासियों को दिया।
मैं बताना चाहता हूं आपको कि अब आंदोलन ये स्टार्ट हो चुका है, यह स्टार्ट हो चुका है, आगाज हो चुका है। अभी आगाज ऐसा है तो इसका इंतहा कैसे होगा आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन एक दावे के साथ बात कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वह शख्सियत है, वह व्यक्तित्व का मालिक है, उसकी पर्सनालिटी इतना अजीम है, इतना बड़ा है कि वह हवा में गर्दिश नहीं करने वाला व्यक्ति नहीं है, रोडों पर सिर्फ चल नहीं रहा है, उसके सामने एक बिहार का गुर्बत में जीने वाले लोगों का तस्वीर उसके आंखों में नाच रहा है। जो गरीब झोपड़ियों में चटाई के ऊपर बैठे हुए हैं बरसात में, उसका सपना वो देख रहा है कि बिहार झोपड़ियों का बिहार है, बिहार खेतों का बिहार है, बिहार खलिहानों का बिहार है। जब तक खेतों में रहने वाले, खलिहानों में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले लोगों को हम खुशी नहीं दे सकते हैं, तब तक बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। जन सुराज का शाब्दिक अर्थ क्या सोचते हैं? जन सुराज का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन सुराज का शाब्दिक अर्थ आप ऐसे समझिए, सुराज का मतलब सुंदर राज। जब इसका मैंने नाम रखा था सुराज, फिर ये बात हुई कि सुराज का मतलब क्या है, सुराज को कैसे परिभाषित किया जाए। क्योंकि होता यह है कि जो लोग भी सरकार चलाते हैं वो यही बताते हैं कि जो वो कर रहे हैं वही सुराज है। मान लीजिए कि आज भाजपा की सरकार देश में है तो भाजपा के लोग आपको बताएंगे कि जो मोदी जी या भाजपा सरकार कर रही है यही सुराज है। कांग्रेस के लोगों से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि नहीं, जो मोदी जी कर रहे हैं इससे तो देश बर्बाद हो रहा है, जो कांग्रेस कर रही थी वो सुराज है। आप नीतीश कुमार से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि जो उन्होंने किया वो सुराज है। तो हर व्यक्ति सुराज को अपने हिसाब से परिभाषित करता है। तो जब मैंने इसकी परिकल्पना की कि भाई सुराज जब हम कहते हैं तो सुराज को परिभाषित कैसे किया जाए, तो इस विषय के जितने विशेषज्ञ जिनको मैं संपर्क कर सकता था, जिनसे मंत्रणा कर सकता था देश के स्तर पे, उनसे बातचीत किया और बहुत लंबे सोच और मंत्रणा के बाद लोगों ने तय किया कि सुराज वो जो जनता के आशाओं अपेक्षाओं पर खरा उतरे, उनके मापदंडों पर खरा उतरे। और उसके लिए जो गांधी जी ने बात बताई है कि जब, और गांधी जी ने ये बात लिखा है कि जब आप नीति निर्धारक हैं, सरकार में हैं, समाज के लिए आप कोई नीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं और आपके मन में वो लगे कि ये सुराज है या नहीं, या नीति सही है कि नहीं, तो समाज में सबसे अंतिम व्यक्ति के बारे में चिंता कीजिए और देखिए कि जो आप कर रहे हैं उससे समाज में पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की का कोई फायदा है कि नहीं। अगर फायदा है तो ये सुराज है, नहीं फायदा है तो सुराज नहीं है। उसी मूल भावना को लेकर इसका नाम बदलकर सुराज से हम लोगों ने किया जन सुराज, मतलब जनता का सुंदर राज। क्योंकि अभी एक देश में होड़ है, कोई कह रहा है मोदी मॉडल ठीक है, कोई कह रहा है केजरीवाल मॉडल, कोई कह रहा है बिहार मॉडल, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल। तो हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, किसी व्यक्ति का या किसी दल का मॉडल नहीं, जनता का मॉडल होना चाहिए। जनता के नजर में जो सुराज है वही सुराज उसको माना जाए, इसलिए इसका नाम है जन सुराज, पीपल्स गुड गवर्नेंस।